नमस्कार बच्चों। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कक्षा 9वीं के अंतर्गत हम लोग अध्याय 13 में हम बीमार क्यों पड़ते हैं यह पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? अक्सर आप लोग 1-2 दिन अनुपस्थित हो जाते हैं और आकर कहते हैं मैडम तबीयत नहीं ठीक थी, दादी बीमार थी, मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी। तो ये तबीयत ठीक नहीं होना, दादी का अच्छा नहीं होना, ये क्या है? ये अच्छा नहीं होना, तबीयत ठीक नहीं होना, यानी जो हम सब, चाहे तुम्हारी दादी हो, मम्मी हो या आप हो, जब बेहतर कार्य नहीं कर पा रहे थे, उसी को हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि तबीयत का ठीक नहीं होना, अच्छा नहीं होना, यानी खुद को अच्छा महसूस नहीं करना किसी भी कार्य को करने में। अब है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों हमको अच्छा फीलिंग नहीं होता है? क्यों लगता है कि आज हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे? एक शिक्षक के रूप में ही कभी-कभी मुझे लगता है कि आज मैं क्लास में उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगी, अंदर से अच्छा फील नहीं होता है। तो ये ऐसा होता क्यों है? ये ऐसा तभी होता है जब हमारे शरीर या शरीर का कोई भाग सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा होता है और हमें जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए किसी कार्य को करने के लिए, हमारा शरीर हमें उतनी एनर्जी नहीं दे पाता है। तो किसी भी कार्य को एक नॉर्मल आदमी, एक सामान्य आदमी जो करता है, उस अवस्था में वो हमारा शरीर नहीं कर पाते हैं। और इसी को हम लोग तब कहते हैं कि हम लगता है कि थोड़े बीमार हो गए हैं, हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अब आता है कि तो स्वस्थ किसे कहेंगे? किसे कहेंगे कि हम स्वस्थ हैं? हम अपने कार्य को आज हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जैसे एक शिक्षक के रूप में मुझे जितने घंटे मेरे बने हुए हैं वो कर सकें, यानी सुबह 10 बजे से 4 बजे तक हम फुल एनर्जी के साथ कार्य करें, तो इसके लिए क्या करना होगा और कैसे माना जाएगा कि हम स्वस्थ हैं या आप स्वस्थ हैं? तो बच्चों, चलते हैं स्वास्थ्य की कुछ परिभाषा एक परिभाषा जो WHO के द्वारा दी गई है, उसे हम देखते हैं और स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा जानते हैं। बच्चों, जैसा कि यहाँ हम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक एवं मानसिक अवस्था ही स्वास्थ्य है। अब सामान्य शारीरिक और मानसिक अवस्था का सही तरीके से कार्य करना ही स्वास्थ्य है। जब इन दोनों में सही तरीके से तारतम्य हो, दोनों सही तरीके से कार्य करेगा, तो हम समझेंगे कि हम स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहना हमारे शरीर की एक अवस्था है बच्चों, जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य उचित प्रकार से किए जा सके। और अच्छा स्वास्थ्य ही सुखी जीवन का आधार है। स्वस्थ व्यक्ति ही निरोग और मानसिक तनावों से मुक्त होता है। यानी स्वस्थ शरीर जब आदमी का रहता है तो न उसके मन में कोई परेशानी होती है, न शरीर में कोई परेशानी होती है, जिसे कि हम निरोग कहते हैं। हम अच्छे तरीके से अपने कार्यों को पूरा कर पाते हैं। बच्चों, हम लोग स्वास्थ्य की परिभाषा देख रहे थे, जान रहे थे कि जब हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तभी माना जाएगा कि हम अंदर से स्वस्थ हैं। अगर इनमें से किसी भी में, चाहे शारीरिक रूप में परेशानी हो, मानसिक रूप में परेशानी हो, तो हम स्वस्थ रहने में हम स्वस्थ नहीं कहलाएंगे। अब चलिए बच्चों, देखते हैं कि WHO स्वास्थ्य की क्या परिभाषा दिया है, स्वस्थ रहने की क्या परिभाषा WHO के द्वारा दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार है। वह स्थिति जिसमें पूर्ण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार है। वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, न कि केवल बीमारियों या पीड़ा का न होना। अर्थात अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ साथ मानसिक रूप से सक्रिय होना भी अनिवार्य है।
यानी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अब बच्चों, यहाँ हम लोग ये समझेंगे कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य कैसे समझेंगे हम। तो एक-एक करके समझते हैं। अब शारीरिक स्वास्थ्य कि अगर हमें, जैसे मैं शिक्षक हूँ और मैं अगर कक्षा में एक पीरियड भी खड़ा होकर के पढ़ाने में सक्षम नहीं हूँ, इसका मतलब कि मैं शारीरिक रूप से फिट नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ। अब मानसिक स्वास्थ्य में आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई हमें एक बार डांट दे या किसी की छोटी बात पे ही हमें जल्दी गुस्सा आ जाए, छोटी सी बात पे हम रोने लगे, यानी इमोशनल कंट्रोल। बच्चों, WHO के द्वारा जो सामाजिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कहा गया, उसे छोटे-छोटे बिंदुओं में हम लोग समझेंगे इसे। शारीरिक स्वास्थ्य का अभिप्राय है कि जब हम लोग अगर सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और ज़्यादा देर तक उस कार्य को हम खड़े होकर या बैठकर लगातार नहीं कर पाते हैं जितना कि एक आम आदमी कर रहा है। अब जैसे मैं शिक्षक हूँ, अगर एक पीरियड भी मैं खड़े होकर पढ़ाने में सक्षम नहीं हूँ, तो उस दिन समझा जाएगा कि मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हूँ। मानसिक स्वस्थता का ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं कि अगर लोग पागल है, मेंटली डिस्टर्ब है, उसी को हम लोग मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ते हैं। पर बच्चों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पागल लोग ही मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। मानसिक स्वस्थता का मतलब है कि हमें हमारे इमोशंस पे भी कंट्रोल जैसे हो, एक सामान्य हो। ऐसा नहीं कि कोई थोड़ा-सा भी डाँट दिया हम रोने लगे, कोई छोटी बात पे हम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। तो ऐसे अगर जो परेशानियाँ हैं, हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, बहुत तुरंत रोने लगते हैं, तो ये भी मानसिक अस्वस्थता की निशानी होती है। तो इसे हमें कैसे सुधारा जाए, तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं सामाजिक। आप देखते होंगे कि कुछ लोग समाज में या अपने आस-पड़ोस से झगड़ा करते रहते हैं। आए दिन उनका किसी न किसी रूप से झगड़ा होता है और कुछ लोग हैं जो समाज में एक-दूसरे से मिल के रहते हैं, जिनको सब लोग जानते हैं। तो अब क्या आप दोनों में फ़र्क देख रहे हैं? आप तो ऐसे दोनों को सामने देखिएगा तो कहिएगा कि दोनों स्वस्थ हैं। पर एक का है कि पड़ोस में छोटी-छोटी बातों को लेकर आस-पड़ोस से झगड़ा होता रहता है और एक का नहीं होता रहता, वो सबसे मिल के रहते हैं। तो समाज में विचारों के आदान-प्रदान में हम मिल के रह रहे हैं, एक-दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो ये सामाजिक स्वस्थता है। तो जब हम शारीरिक, मानसिक और इस तरह से सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तो WHO कहता है कि हम स्वस्थ हैं। अब बच्चों, ये देखने की बात है कि हम लोग जो कक्षा में बैठे हुए लोग हैं, अब अपने आप को हम लोग खुद ही जज कर सकते हैं कि हम सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से कितने स्वस्थ हैं। अब इस स्वास्थ्य की परिभाषा तो बच्चों आप लोग समझ गए हैं। अब इस स्वास्थ्य में हम स्वस्थ रहें कैसे? कैसे शारीरिक रूप से रहें, मानसिक रूप से रहें, क्या-क्या करें जो हम इन तीनों बातों पे खरे उतरें? तो चलिए स्वस्थ रहने के कुछ जो शर्तें हैं, कुछ जो नियम बनाए गए हैं, उनको समझें। अब देखिए कि अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें क्या हैं। हम सभी जानते हैं बच्चों, हम लोग हमेशा इस हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेले नहीं बल्कि समुदाय में रहता है, इसलिए सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना सोचिए कितना आवश्यक है। हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम एक दूसरे की मदद दे पाएंगे और मदद ले पाएंगे ज़रूरत पड़ने पर। एक व्यक्ति विशेष एवं समुदाय का स्वास्थ्य एक दूसरे से संबंधित है, यानी एक व्यक्ति विशेष का और समुदाय का स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। ऐसा नहीं कि हम अकेले स्वस्थ रह सक मेरे चारों ओर सब लोग बीमार हों और हम स्वस्थ रहें, ऐसा संभव नहीं है। अगर हम अपना घर साफ रखते हैं और चारों तरफ अगर गंदगी है, घर से बाहर निकलेंगे तो क्या है, उस गंदगी से हम भी प्रभावित होंगे। तो यहाँ सिर्फ ये कहा जाए कि दोनों में, व्यक्ति में और समुदाय में अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आगे देखते हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए और क्या-क्या करना पड़ेगा, किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।
अब सबसे पहले आते हैं अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तों में। पहला है बच्चों संतुलित आहार। संतुलित आहार से पहले बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि एक भोजन के, एक फूड की क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो बच्चों पिछले क्लासों में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हम भोजन लेते हैं उसमें मुख्य रूप से उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स। ये 5 कंपोनेंट हैं जो भोजन में उपस्थित रहते हैं। साथ साथ जल और रफेज, इससे एनर्जी तो हमें नहीं मिलती, न्यूट्रिएंट के अंतर्गत नहीं आते हैं, पर भोजन का एक मुख्य कंपोनेंट ये भी है उन 5 के अलावा। तो अब बच्चों आते हैं कि ये 5 कंपोनेंट संतुलित आहार का, बैलेंस डाइट के मुख्य कंपोनेंट हैं। तो अब कैसे इसे परिभाषित हम लोग कर सकते हैं? बच्चों कभी भी मैं तो सलाह देती हूँ कि परिभाषाओं को रटना नहीं चाहिए। हम उन बातों को समझें और अपने शब्दों में अपने तरीके से लिखें। बच्चों जानते हैं इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हम कभी उन परिभाषाओं को भूलेंगे नहीं। रटने से होता क्या है कि अगर आप एक शब्द भी भूल गए लिखने में या बताने में कहीं, तो आप पूरा का पूरा आपका वाक्य गायब हो जाता है। अब जैसे चलिए यहीं हम परिभाषा को, संतुलित आहार की परिभाषा हम लोग सोचते हैं कि कैसे होगा। बच्चों हर व्यक्ति की नीड अलग अलग है, ज़रूरत अलग है। जैसे छोटे बच्चे की नीड अलग है, पढ़ने वाले बच्चे की ज़रूरत अलग है। जैसे मैं शिक्षिका हूँ तो मेरी नीड अलग है। तो अब इसको परिभाषित देखिए ऐसे कर सकते हैं कि व्यक्ति की ज़रूरत के अनुसार उसके भोजन में, भोजन के जो सारे समुचित कंपोनेंट का होना ही संतुलित आहार है। अब देखिए यहाँ कैसे लिखा है, किसी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की पहली शर्त है संतुलित आहार। और संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार अर्थात एक ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, देखिए यहाँ पोषक तत्व की बात आ गई, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन समुचित मात्रा में उपलब्ध हो। यही तो हम लोग चर्चा कर रहे थे पहले। तो आप अपने से जब लिखेंगे तो संतुलित आहार की परिभाषा ऐसे आप दे सकते हैं। बच्चों संतुलित आहार में ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट को आपने समझा। अब आते हैं कि हम कैसे समझें कि हम संतुलित आहार खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, हम किन बातों का रखें। आजकल तो हमारी आदतों में शामिल हो गया है बच्चों कि हम पैक्ड भोजन ला रहे हैं, बाज़ार से खा रहे हैं। अब उस पैक्ड भोजन में कितना किसको खाएं, किसको नहीं खाएं, और आदत में सही नहीं शामिल होने से आप कई बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं। तो बच्चों इस संतुलित आहार को समझने के लिए और कैसा भोजन हम अपने जीवन में शामिल करें, हम भोजन को समझते हैं एक गतिविधि के द्वारा। और बच्चों जानते हैं इस गतिविधि को मैं किन चीज़ों से करूँगी, जिनको हम लोग खा कर के फेंक देते हैं डस्टबिन में, या सही समझा आप लोगों ने बच्चों, फूड रैपर से। फूड की बात हम लोग किससे करेंगे? फूड रैपर से करेंगे। और फूड रैपर में अभी आपको ये गतिविधि करके दिखाएंगे कि इस फूड रैपर से हम लोग कितनी बातें जान सकते हैं। बच्चों मैं आपके पास कुछ फूड रैपर लेके आई हूँ। आप भी अपने आसपास के ऐसे जो खाते हैं, घर में जो पैक्ड सामान आते हैं, ऐसे फूड रैपर को इकट्ठा कीजिए और भोजन को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझिए। तो बच्चों चलिए करते हैं एक फूड रैपर से गतिविधि, और तब भोजन को और संतुलित आहार को अच्छे से समझेंगे और चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं एक गतिविधि फूड रैपर से। बच्चों अब देखिए कि मैं कुछ फूड रैपर लेके आई हूँ। ये जैसे आप पहचान रहे हैं, ये क्या है? ये मैगी का पैकेट है। हाँ सही पहचाना आपने। ये एक मिक्सचर का पैकेट है। ये एक नमक का पैकेट है। आप कहेंगे कि मैम नमक तो प्रिजर्वेटिव है, इसका पैकेट क्यों लेकर आई हैं? तो इसकी चर्चा आगे करेंगे। ये भी
मैगी का ही पैकेट है, मैं ज़्यादा पैकेट नहीं लाई हूँ। ऐसे आप बहुत सारे पैकेट इकट्ठा करके और इस पे कार्य कर सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कि ये जो पैकेट मैंने उठाया है हाथ में, जब आपके हाथ में पैकेट आता है तो क्या आप कभी कुछ नोटिस करते हैं इस पैकेट से? मैं 2 मिनट समय देती हूँ और आप लोग नोट करिए और बताइए कि क्या-क्या आप इस एक पैकेट से नोट कर सकते हैं और यह जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। बच्चों चलिए एक-एक करके मैं बताती हूँ। जब भी कोई पैकेट हम उठाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? पैकेट पे देखते हैं साइन। जैसे ये है ना बच्चों, ये ग्रीन कलर का देखिए है यहाँ। ये ग्रीन कलर का साइन क्या बतलाता है? कहीं देखेंगे कि इसमें भी ग्रीन ही है, तो बहुत सारे फूड पैकेट में आप देखेंगे कि इस पे रेड होता है साइन, ब्राउन, लाइट ब्राउन या रेड कलर का। तो ये ग्रीन और रेड कलर का साइन हमें क्या बतलाता है? तो जब भी हम कोई पैकेट खाएं, उठाएं तो लें तो सबसे पहले ये देखें कि ये ग्रीन कलर बतलाता है कि भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी, क्योंकि हमारे यहाँ लोग शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी। तो ग्रीन वाला बतलाता है कि ये शाकाहारी है। अब कुछ लोग इसमें भी शाकाहारी में लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, तो अब क्या करते हैं वो? तो बच्चों वो देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स को। आप यहाँ इंग्रेडिएंट्स हमेशा लिखा होता है, तो इंग्रेडिएंट्स क्यों देखते हैं हम? इंग्रेडिएंट्स से ये पता चलता है कि ये किन चीज़ों से बना है। तो जो लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं वो इंग्रेडिएंट को देख के समझ सकते हैं, तो शाकाहारी होते हुए भी अगर इसमें लहसुन प्याज है तो वो नहीं खाएंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट और देखने की क्यों आवश्यकता है? दूसरी आवश्यकता इसलिए है कि बहुत सारे फूड मटेरियल से किसी से एलर्जी होती है। तो अगर इसके इंग्रेडिएंट में ऐसा कोई पदार्थ है, ऐसा कोई कंपोनेंट है जिस इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और किसी व्यक्ति को अगर एलर्जी है, तो अगर वो इंग्रेडिएंट को ध्यान से देखेगा तो हो सकता है जिससे वो एलर्जी हो तो उसको वो नहीं खाएगा। तो 2 बातों के लिए इंग्रेडिएंट को हम लोग देखते हैं। एक तो किन-किन चीज़ों से बना है या हम क्या खा रहे हैं ये हमें पता चलेगा। दूसरा अगर किसी को किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो उसका भी ध्यान रखें। अब इंग्रेडिएंट के बाद क्या हमें और देखना चाहिए बच्चों? तो इसमें आता है, आपको देखिए यहाँ दिया हुआ है। बच्चों दूसरा ये है न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो हम लोग सभी को देखना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं उससे हमें क्या-क्या मिल रहा है। इसको देखने से होगा कि हम कितना खाएं, कब-कब खाएं, डेली खाएं या नहीं खाएं, इन बातों को हम समझ सकते हैं। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू देखना चाहिए। और आते हैं कि बच्चों बहुत सारे में सर्विंग साइज़ भी लिखा होता है। तीसरा आते हैं सर्विंग साइज़। अब सर्विंग साइज़ क्या होता है? सर्विंग साइज़ बच्चों की एक मैगी का जैसे पैकेट है, तो एक मैगी का पैकेट मान लीजिए 100 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, ये तो पूरा 6 का रैपर है। तो एक व्यक्ति को कितना खाना चाहिए एक बार में? तो ये हो गया सर्विंग साइज़। बच्चों इस सर्विंग साइज़ को समझने के लिए हम लोग डे टू डे लाइफ से समझ सकते हैं। जैसे एक घर में जब किसी को खाना परोसा जाता है तो आप क्या देखते हैं? बड़ों को 4 रोटी दी जाती है, एकदम छोटा बच्चा उसे 1 रोटी, थोड़ा बड़े बच्चे को 2 रोटी, दाल की कटोरी बड़ी, सब्जी की कटोरी उससे छोटी, चटनी की कटोरी उससे छोटी और अचार स्पून से दिया जाता है। तो ये जो हम लोगों के डे टू डे लाइफ में जो भोजन परोसने का तरीका है वही तो सर्विंग साइज़ है। तो ज़रूरत के अनुसार चटनी हम कम खाते हैं, सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं, दाल ज़्यादा खाते हैं। तो ये हो गया सर्विंग साइज़। इसी तरह पैक्ड फूड में भी हमें सर्विंग साइज़ का बहुत सारे में बेटा सीधे भी, जैसे बिस्किट, बहुत सारे बिस्किट में आप देखिएगा तो उसमें लिखा होता है कि एक बार में आप 2 या 3 बिस्किट खाएँ। किसी-किसी में वही ग्राम में लिखा होता है कि 20 ग्राम एट ए टाइम, इस तरीके से। अब बच्चों आते हैं इसी पेपर में और देख सकते हैं हम लोग एक्सपायरी डेट। हर में एक्सपायरी डेट लिखा होता है। जैसे इस पैकेट में देखिए हमें तुरंत दिख गया, इसलिए मैं इस पैकेट का यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए बच्चों एक्सपायरी डेट 3 तरीके से लिखा होता है। एक तो हम लोग दवा वाले में देखते हैं सीधे लिखा होता है कि एक्सपायर्ड एट
इतना सितंबर 2024 इस तारीख से। एक होता है यूज्ड बाय करके लिखा होता है, यूज्ड बाय दिसंबर 2025, और एक होता है यूज्ड बिफोर 24 मंथ्स आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको उस केस में ये इस तरीके से लिखा होता है कि अब आप कैलकुलेट करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसमें 24 मंथ जोड़ेंगे और तब निकालेंगे। और इसके साथ साथ बच्चों इसमें किस टाइप के प्लास्टिक में पैक है ये भी निशान यहाँ दिए होते हैं कि ये प्लास्टिक आप डस्टबिन में डालना है कि आप इसको रिसाइकिल करते हैं, इसका ध्यान रख करके इसको उस तरीके से थ्रो करेंगे। और अब बच्चों मैंने एक नमक का भी लाया है रैपर। तो नमक में तो खुद ही प्रिजर्वेटिव है, पर नमक में भी आप देखेंगे कि इसमें भी लिखा होता है एक्सपायरी डेट, इसमें भी लिखा हुआ यूज्ड बाय सितंबर 2026। तो नमक के पैकेट में क्यों लिखा हुआ है? नमक तो खुद ही प्रिजर्वेटिव है, अचार बनाने में, सॉस बनाने में हम लोग काम लाते हैं। तो नमक का बेसिकली एक्सपायरी डेट नहीं होता है, पर नमक में आजकल आयोडाइज नमक आता है, वो मिलाए होते हैं केमिकल, वो एक्सपायर कर सकता। दूसरा, हर पॉलीथीन का एक लाइफ होता है, तो इस पॉलीथीन के लाइफ के कारण भी अगर इसमें बहुत ज़्यादा देखते हैं कि अब कुछ पॉलीथीन को रख देते हैं, कुछ दिनों में वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो बच्चों आप कहिएगा कि मैम बैलेंस डाइट पढ़ा रही थी, इस फूड रैपर को आप क्यों लाई हैं? तो इस फूड, क्योंकि आप जब खाते हैं इस बहुत सारे चिप्स को तो आपको ध्यान नहीं रहता है कि मैं कितने चिप्स खा गया। तो आप इस फूड रैपर से बच्चों बहुत अच्छा कई तरह का प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे फूड रैप, अब पैक्ड फूड तो बच्चे आप खाते हैं, स्कूलों में भी ले जाते हैं। इस पैक्ड फूड के छोटे छोटे पैकेट से ही आप कौन कौन से पैकेट स्कूल में ले जाएं ताकि आपका स्वाद भी बना रहे और आपका टेस्ट भी बना रहे। तो बैलेंस करके उसे ही मिक्स करके अगर पैकेट ले जाएंगे तो बैलेंस डाइट की ओर बढ़ते हैं और अवेयर होंगे कि जो मैं खा रहा हूँ वो क्या खा रहा हूँ, तो क्या खा रहा हूँ। अगर जब तक ये पैकेट का एनालिसिस नहीं कीजिएगा तो आपको समझ में कैसे आएगा कि मैं जो खा रहा हूँ वो हानिकारक है मेरे लिए या लाभप्रद है। इसीलिए मैं बच्चों ये फूड रैपर लेके आई हूँ कि आप ऐसे कई फूड रैपर इकट्ठा करें, अपनी सुविधा अनुसार आप चार्ट बनाएं और उसको, उसके कंपोनेंट को, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को, उसके सर्विंग साइज को चार्ट बनाकर लिखें और इस पर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। इस पे चर्चा मैं इसी चैप्टर में बाद में करूँगी। बच्चों अभी हम लोगों ने फूड रैपर से बैलेंस डाइट को थोड़ा और समझा कि कैसे फूड रैपर हम फूड पैकेट्स में भी खाते हैं, तो किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके हम सही फूड रैपर, सही फूड प्रोडक्ट का चयन कर सकते हैं। अब स्वास्थ्य की मूल शर्तों को अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।